नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे इस चैनल के माध्यम से श्रद्धेय श्री बाबा नीम करौरी जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखला का क्रमांक जारी है और अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज भाग 6 का प्रसारण किया जा रहा है। तो उसी के चलते आज का यह विषय श्रद्धेय श्री नीम करौरी जी महाराज जी की अद्भुत कथाओं की भाग 6 पर आधारित है। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला का भाग 6 शुरू करने से पहले मैं हमारे सभी दर्शकों से ये आग्रह करता हूं कि जो भी भक्त अभी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो उन सभी से आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाली वीडियो का जो आपको नोटिफिकेशन है वह प्राप्त हो सके। तो आइए आपको लेकर चलते हैं बाबा जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखला की ओर। जैसा कि आपने आज का शीर्षक देखा ही होगा कि बाबा जी को आखिर ऐसा क्या हो गया। तो बात है उस समय की जब मुखर्जी दादा, आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे सुधीर मुखर्जी प्रोफेसर साहब को, तो मुखर्जी दादा के भतीजे को चेचक की बीमारी हो गई। चेचक की बीमारी वैसे तो आज सुनने में बहुत ही सामान्य लगता है, लेकिन उस समय सुदूर पहाड़ या सुदूर पर्वतीय इलाकों में इस बीमारी के बारे में ज़्यादा किसी को मालूमात नहीं थी। तो वहाँ पर जो चेचक के लक्षण होते थे उसे आम ज्वर के तरह ही समझा जाता था। तो मुखर्जी दादा के भतीजे को चेचक की बीमारी हो गई थी और बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि ऐसा लगने लगा था कि बस अब यही अंतिम घड़ी है। लेकिन उनके इलाज के लिए बहुत कुछ प्रयास किए गए, बहुत से प्रयास किए गए, जिससे क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब घर में इस प्रकार की किसी को बीमारी हो जाती है तो ज़मीन आसमान एक कर दिया जाता है बीमारी से पार पाने के लिए। लेकिन जब बीमारी बहुत ही बुरी स्थिति में घेर लेती है तो उस समय कुछ भी समझ नहीं आता और ऐसा लगता है कि काश ईश्वर ही प्रकट होकर स्वयं सहायता करें। तो ऐसी स्थिति हो गई थी। सभी को, जितने भी उनकी देख रेख में लगे थे, सभी को ऐसा लग रहा था कि नहीं, बस अब यही अंतिम समय है, अंतिम घड़ी है, तो अब इसका क्या किया जाए। तब सभी ने मिलकर सोचा और उसको फर्श पर उतार लिया और अंतिम उपाय के तौर पर सभी ने ये सोचा कि बस यह अंतिम घड़ी है और यह जो है उनके भतीजे का अंतिम दिन है। तो ऐसा करते हुए जो भी अंत्येष्टि की प्रक्रियाएं थी उसके लिए उन्हें तैयार किया जाने लगा, फर्श पर उतार लिया गया और बाकी जो इंतज़ाम थे उसके लिए करना शुरू कर दिए गए। अब अंतिम तौर पर उन्हें जब ज़मीन पर उतारा गया तो यह सोचा कि गंगा जल की कुछ बूंदें जिनसे महाराज जी के चरणों को धोया गया था उसके गले में डाल दी जाएं। तो ऐसा ही किया गया। जैसे ही बूंदें गले में डाली गई तो यहाँ पर महाराज जी की असीम कृपा देखने को मिली। तो जैसे ही गले में कुछ बूंदें गई तो कुछ उन्हें अनुभूति हुई, जैसे कि कोई बहुत ही, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर वह बूंदें इस प्रकार प्रतीत हो रही थी कि जैसे स्वयं संजीवनी बूटी उनके गले में डाल दी गई। चमत्कार होने लगा। इस चमत्कार के चलते लड़का धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ ही दिनों में उसकी चेचक पूर्ण रूप से ठीक हो गई। तो यहाँ पर आप यह समझ सकते हैं कि एक ऐसा युवक जिसको अंत्येष्टि के लिए तैयार किया जाने लगा, जिसको बिस्तर से उतार के फर्श पे लेटा दिया गया, उसके मुख में गंगा जल यहाँ पर कहना थोड़ा सा, बल्कि आप ये समझ सकते हैं कि वे जर एक ऐसा रसायन उनके लिए साबित हुआ जैसे स्वयं संजीवनी बूटी उन्हें दी गई।
क्योंकि अंतिम समय में, अंतिम वक्त में अगर कोई ऐसी अद्भुत औषधि, रसायन या स्वयं संजीवनी बूटी का प्रयोग किया गया हो, जिससे कि किसी एक ऐसे युवक को जो कि मृत्यु शैया पर लेटा है, उसे जीवन प्रदान कर देना, यह महाराज जी ही महज कर सकते हैं। तो यह चमत्कार उनके लिए बहुत ही अद्भुत रहा और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उन्हें स्वयं, आप ये समझिए कि महाराज जी ने प्राण दान दे दिया। अब महाराज जी उस समय सिद्धि माँ के साथ सैकड़ों मील दूर पहाड़ियों पर थे। महाराज जी अपने प्रवास के लिए, आप जानते ही हैं, कैंची धाम जो उनका एक प्रमुख स्थान है, जहाँ पर आज कैंची धाम आश्रम है, वहाँ पर वे विराजमान थे और मुखर्जी दादा के भतीजे दूसरे शहर में थे, तो वहाँ से उन्हें मदद स्वतः ही प्राप्त हो गई। और अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब वह युवक, तो जो दादा मुखर्जी के भतीजे थे, वह युवक तो बिल्कुल ठीक हो गए और अपना जो सामान्य दिनचर्या थी उस दिनचर्या को गुजारने लगे। लेकिन यहाँ पर उसी समय महाराज जी के शरीर पर दाने उभर आए। पहाड़ों पर उस समय चेचक को कोई जानता भी नहीं था। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि चेचक पहाड़ी सुदूर हिमालयी इलाकों में तो सामान्य तौर पर एलर्जी जिसे हम कहते हैं, उसी तरह पहचाना जाता था, लेकिन कोई वहाँ पर चेचक जानता नहीं था। सभी ने समझ लिया कि महाराज जी को कोई एलर्जी हो गई है। ग्रामीणों ने एक मरहम लगाया और उस सामान्य मरहम से मैं ठीक हो गया। महाराज जी बोले, अरे ये तो बहुत ही अच्छा मरहम था, मुझे शायद किसी चीज़ से एलर्जी हो गई थी। तो महाराज जी ने भी अपने जो भक्तगण हैं उनकी बात में हाँ में हाँ मिलाते हुए ये कह दिया कि हाँ, मुझे तो एलर्जी हो गई। देखिए, आपको एक बात मैं बहुत ही सामान्य तौर पे बता दूं कि जब महाराज जी को किसी का कष्ट हरना होता था, चाहे वह मृत्यु तुल्य ही क्यों ना हो, वह कष्ट वे अपने ऊपर ले लेते थे। बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से उस कष्ट को वो अपने शरीर पर, अपनी देह पर ले लेते थे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ये प्राय होता आया है और शायद होता भी रहेगा। क्योंकि जिस पर महाराज जी की कृपा हो जाए, तो चाहे वह मृत्यु तुल्य कष्ट ही क्यों ना हो, वह हर लेते थे और स्वयं पर ले लेते थे। तो यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से दादा मुखर्जी के भतीजे की जो मृत्यु तुल्य कष्ट है, उसको अपने शरीर पर सहजता से धारण कर लिया, उसे जीवन दान दे दिया। और यहाँ पर बड़ी ही सहजता के साथ महाराज जी ने ग्रामीणों की, गांव वालों की बात में बात हाँ में हाँ मिलाते हुए कह दिया कि हाँ, यह तो इस मरहम से ही ठीक हो। काफ़ी समय बाद ही ज्ञात हुआ कि महाराज जी ने बच्चे की बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। तो आप सब समझ सकते हैं कि महाराज जी पर अगर आपकी अटूट आस्था है, तो ऐसा कोई कष्ट नहीं जो आपके लिए कष्टदायी हो, जब तक महाराज जी की असीम कृपा, उनका अभय हस्त आपके सर के ऊपर है। तो आइए इस क्रमांक को यहीं पर विराम देते हैं। और आपको यह क्रमांक, यह वीडियो कैसा लगा, अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी के इस क्रम में आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल पर या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल के साथ जुड़ें और महाराज जी की असीम अनुकंपा, असीम कृपा का आनंद लीजिए। जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।